हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th centuries. 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। मैप 1 मानचित्र 1 मेजर किंगडम्स 7th-12th सेंचुरीज, 7वीं-12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नए राजवंशों का उदय। बाय द 7th century देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज्ड them as their subordinates or senators. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. As senators gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta, Mandeleshwar, the great lord of a circle or region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan. Initially, they were subordinate to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Dantidurga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden bomb. When his ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Shastriya, even if he was not one by birth. इस तरह एक का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, Mayur Ashraman, and the Gujarat Pratihara Harichandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने
परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। फिगर 1 वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोविंग विष्णु एस नारिश्मः द मैन लियोन। इट वॉज अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। चित्र 1 एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स राज्यों में प्रशासन। Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvana, Chakravartin, Lord of the Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared power with their senators as well as with associations of peasants, traders and brahmanas. इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, 3 भवनों के स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनी थी। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families, and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। 400 टैक्सेस 400 कर 400 टैक्सेस 400 कर। The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is
वेटी taken not in cash but in the form of forced labor and kadamai or land revenue. There were also taxes on thatching the house, the use of a ladder to climb palm trees, assess on succession to family property, etc. तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे? क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? सो इस क्लास में यहीं तक ये चैप्टर रखते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।